वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं रिपन स्वामी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसे फोन पर पता चलता है कि उसके भाई ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी है। फिर हमें इस आदमी के भाई की लाश को दिखाया जाता है जिसका नाम स्वामी है। इसी के साथ ये सीन होता है कट और फिर इसी के साथ आ जाइए फ्लैशबैक में कुछ दिन पहले, ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ हम स्वामी के घर को देखते हैं जो कि काफी बड़ा है और स्वामी के घर में उसके अलावा उसकी पत्नी मंगला और बड़े की फैमिली रहती है, यानी कि बड़े भाई की बेटी और बीवी। तभी मंगला को एक कॉल आता है, कोई स्वामी के बारे में पूछ रहा था क्योंकि उसे मीट का एक ऑर्डर देना था। असल में स्वामी अपने पास फोन नहीं रखता है, बल्कि वो मंगला का ही फोन इस्तेमाल करता है। कहीं भी बात करनी हो मंगला का ही फोन यूज करता है। अब क्या है कि स्वामी घर पे नहीं होता क्योंकि स्वामी कुछ लोगों के साथ किसी विल्सन नाम के आदमी की पिटाई करने के लिए गया हुआ था। स्वामी के साथ हम उसके दोस्त संतोष और 5 और लोगों को देखते हैं और ये 5 लोग स्वामी के लिए काम करते हैं। इनका नाम बताकर आपको कंफ्यूज तो नहीं करूंगा, लेकिन इनको आगे हम कहेंगे स्वामी के सर्वेंट्स। बाकी बात करें स्वामी के दोस्त संतोष की, तो संतोष असल में स्वामी के यहाँ काम करने वाली शारदा का बेटा है जिसे स्वामी बहुत मानता भी है। तो अब स्वामी विल्सन को इसीलिए पीटने आया है क्योंकि विल्सन की पत्नी ने संतोष से लिफ्ट मांगी थी और संतोष ने उसे गाड़ी में लिफ्ट देकर घर तक छोड़ भी दिया था। तो ये बात जब विल्सन को पता लगी तो उसे सभी लोगों ने ये बताया कि संतोष तुम्हारी बीवी को घुमा रहा था कहीं, इसलिए विल्सन ने संतोष पे हाथ उठा दिया था और इसीलिए अब स्वामी विल्सन से इस बात का बदला लेने के लिए वहाँ चला गया है। वो अकेले ही विल्सन समेत उसके सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारता है। फिर वो विल्सन से संतोष के सामने माफी मंगवाता है। अब इसके बाद स्वामी अपने फार्म में जाता है जहाँ उसने काफी सारे सुअर पाल के रखे होते हैं। वो उनमें से एक सुअर को शिकार करके उसका मीट कटवाता है। इसके बाद वो घर आ जाता है जहाँ मंगला संतोष के साथ उसके सभी सर्वेंट्स के लिए खाना बनाती है। अब कहानी में आगे देखें दोस्तों तो कावेरी को दिखाते हैं जो कि इस गांव के थाने में नई इंस्पेक्टर आई है। दरअसल इसके पहले कावेरी जहाँ पे थी वहाँ उसने एमएलए को चांटा लगा दिया था, इसलिए उसका यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ आने पर कावेरी को पता चलता है कि इस जगह पर ज्यादा क्राइम तो नहीं होता, जबकि सच्चाई ये होती है क्राइम तो होता है लेकिन कोई थाने में रिपोर्ट नहीं करता। तो कावेरी कहती है ठीक है, मुझे अच्छे से पता है यहाँ पे होता क्या है और कौन करता है। अब मैं आ गई हूँ, देखती हूँ कैसे करते हैं सब। तो अब गाँव में स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता है जहाँ पर स्वामी, संतोष और उसके बाकी लोग साथ पहुंचकर कप्पू नाम के एक दूसरे गुंडे को मारने में लग जाते हैं। कप्पू के आदमी भी स्वामी के आदमियों से लड़ते हैं और इस लड़ाई की वजह से वहां पुलिस भी आ जाती है जो कि कप्पू और स्वामी के सभी लोगों को उठाकर सीधे थाने लेके जाती है। तो कप्पू थाने में कावेरी से सवाल करता है कि मैडम ये बताइए, किसी ने कंप्लेन की क्या, हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई क्या, कोई दिक्कत है। फिर वो स्वामी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैडम हम दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ये सब नॉर्मल होता है दोस्ती में। और इस पर कावेरी कप्पू से कहती है आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें पता चल जाएगा पुलिस क्या होती है। इतना कहकर वो कप्पू और उसके लोगों को जाने देती है। अब ये देखकर स्वामी के सर्वेंट्स वो सभी कावेरी से पूछते हैं कि आपने उनको जाने दिया, हमें भी जाने दो। कावेरी कहती है मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा ही करूंगी, इसीलिए अभी तुम रुको, तुम्हें जब जाने के लिए कहा जाए तो ही जाना। अब ऐसे में बात बढ़ जाती है और कावेरी उनमें से एक को झापड़ भी लगा देती है, जो देखकर स्वामी बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि तुम अभी यहाँ पे नहीं हो ना, मुझे नहीं जानती। तो कावेरी भी उसका कॉलर पकड़ लेती है गुस्से में, जिस दौरान फिर एक कांस्टेबल को बीच में आकर इनकी लड़ाई रुकानी पड़ जाती है। वो स्वामी से कहता है कि तुम जाओ और साथ ही वो कावेरी को भी संभालता है। अब स्वामी पुलिस स्टेशन से निकलकर सबसे पहले संतोष को उसके घर पे छोड़ता है जहाँ संतोष की माँ शारदा उसका इंतजार कर रही होती है। अब संतोष ने कप्पू के लोगों से लड़ाई की थी, उस कारण उसके चेहरे पे चोट के निशान आ गए थे। तो शारदा उससे कहती कि बेटा उस स्वामी का साथ छोड़कर कुछ अच्छा काम क्यों नहीं कर लेता, तुम्हारी मिलिट्री में जॉब लग गई थी, तुमने उसको छोड़कर उस स्वामी के साथ जाना सही समझा। बेटा तुम्हारे पिता उस घर में नौकर थे और उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी गवा दी। तो संतोष कहता है कि माँ स्वामी ने मेरे और आनंद के लिए बहुत कुछ किया है, ये तो बस मेरा तरीका है उन एहसानों को चुकाने का। मैं स्वामी के साथ इसलिए घूमता हूँ क्योंकि वो अभी अकेला है। अगले दिन कावेरी कांस्टेबल से स्वामी के बारे में पूछती है कि भला इसकी कप्पू से क्या दुश्मनी है, उनके बीच लड़ाई क्यों है। तो कांस्टेबल बताता है कप्पू और स्वामी काफी दिनों से लड़ते आ रहे हैं, दोनों के बीच बहुत पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, मगर फिर न जाने क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। उसकी वजह कोई नहीं जानता, बल्कि कल स्वामी ने कप्पू पे इसीलिए अटैक किया था क्योंकि कप्पू ने स्वामी के सारे केले के पेड़ों को बर्बाद कर दिया। ये बात जब स्वामी को पता चली तो उसने कप्पू को सबक सिखाया। आगे वो कावेरी के पूछने पे बताता है कि जो 5 लोग स्वामी के साथ घूमते हैं वो स्वामी के लिए काम करते हैं, उनमें से 3 लोग तो स्वामी के पिता वीरा स्वामी के जमाने से हैं। बाकी रही बात संतोष की, तो वो तो स्वामी के घर काम करने वाली मेड जिसका नाम शारदा है उसका बेटा है, जिसे स्वामी ने पढ़ाया लिखाया और उसे काबिल बनाया। अब शारदा तो अपने पति की मौत के बाद इस घर में काम नहीं करती, लेकिन संतोष स्वामी के साथ स्वामी का एहसान मानता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। बाकी एक और है जिसका नाम आनंद है। आनंद को भी स्वामी ने पढ़ाया लिखाया और उसे पुलिस की नौकरी दिलाई। आनंद की पत्नी आज भी यहीं रहती है। आनंद भी स्वामी को बहुत मानता है वैसे, और अभी दूसरे शहर के थाने में है वो। बाकी बात करें स्वामी की तो उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की और वो अनपढ़ रह गया। उसने अपने पिता की दी हुई खेती और बाकी चीजें संभाली और वो गांव में यही मारपीट वगैरह करता है। कावेरी उस कांस्टेबल से कहती आगे कि तुम भी फिर उसी स्वामी के टुकड़ों पे पलते होंगे, तभी तो कल तुमने उसको जाने दिया। कांस्टेबल कहता है कि मैडम
मैडम ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हमें सही का साथ देना चाहिए। इस गांव में एक बार केरला से रिप्पन नाम का आदमी आया था, जिसने यहाँ पे अपनी बीड़ी की फैक्ट्री सेटअप की, मगर वो अच्छा इंसान नहीं था। जब भी महिलाएं उसकी फैक्ट्री में आती, रिप्पन उन सभी का शोषण करता था। जब ये बात स्वामी को पता चली तो उसने रिप्पन को काफी मारा, और उस दिन के बाद से रिप्पन का पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। लोग कहते हैं कि वो भाग गया है, लेकिन कई ये भी कहते हैं कि स्वामी ने उसको ठिकाने लगा दिया। तब से सभी स्वामी को रिप्पन स्वामी कहकर बुलाने लग गए। बाकी मैडम, अगर आपको कुछ करना है तो सही समय का इंतजार करो, मौका आपको भी मिलेगा। दूसरी ओर स्वामी का भाई अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अपने साले की शादी अटेंड करने के लिए बेंगलोर जाने वाला था। अब यहाँ पे मंगला का भी मन कर रहा था जाने के लिए, तो स्वामी का भाई पहले स्वामी से कहता है कि मंगला भी जाएगी हमारे साथ, लेकिन स्वामी वहाँ उनसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद रात होती है और हम स्वामी को उसके घर के पास ही एक जगह जाते हुए देखते हैं, मतलब एक कमरा टाइप का होता है। स्वामी फिर घर आता है वापस, जहाँ वो मंगला से कहता है कि सर्वेंट्स को कॉल करो। वो उनसे कहता है कि तुम लोग एक काम करो, जल्दी से मेरी जमीन के पास आ जाओ। वो क्या है कि मेरी गाड़ी के सामने अचानक से टाइगर आ गया, जब तक मैं ब्रेक मारता तब तक वो मेरी गाड़ी से ठुक गया था, मर गया बेचारा। तो तुम सभी आकर उस टाइगर की बॉडी को जमीन में गाड़ने में मेरी मदद कर दो, आ जाओ जल्दी। स्वामी के कहने पर सभी उस जगह पहुंच जाते हैं। स्वामी ने टाइगर की लाश को बोरे में रखा होता है और वो सभी जमीन में गड्ढा खोदकर उस टाइगर को दफना देते हैं। वो तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जंगली जानवरों को मारना, खासकर टाइगर वगैरह को मारना कानूनन जुर्म है, तो इसीलिए इन्होंने ये मामला निपटा दिया। ये काम पूरा तो हो चुका था, तो स्वामी के सर्वेंट्स उससे कहते हैं कि हमें घर तक छोड़ दो। स्वामी कहता है अब इतनी रात हो चुकी है तो मैं तो तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा, एक काम करो तुम लोग यहीं रुक जाओ। तो इस पर उनमें से एक स्वामी से 500 रुपए मांगता है, ताकि ये लोग रात में दारू पीकर यहीं पे मस्त एंजॉय करें। पर आज स्वामी उन पे भड़क जाता है और कहता है पहले से तुम लोगों ने इतनी दारू पी रखी है, अब और पीनी है तुम्हें क्या? मैं तुम्हें 50 रुपए भी नहीं दूंगा, समझे? मेरे यहाँ काम नहीं मिलता तुम्हें तो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं। इस तरह से स्वामी और उन सभी लोगों में एक तरह से लड़ाई हो जाती है। उनमें से एक तो स्वामी को मारने के लिए बढ़ जाता है, तो स्वामी उल्टा ही उसे पीट देता है। साथ ही उससे कहता है कि तुम लोगों को मुंह लगाना ही नहीं चाहिए था मुझे, ऐसा है देखो आज के बाद वापस मत आना। इतना कहकर वो चला जाता है। स्वामी भी घर पहुंचता है तो वो सिर्फ अपनी शर्ट उतारकर मंगला को देता है, जिसमें खून लगा हुआ था। मंगला उस खून के बारे में पूछती है तो स्वामी कहता है अरे बाड़े में एक सुअर की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके इन्फेक्शन का असर बाकी सुअरों को हो रहा था, तो मुझे उसे मारना पड़ा। इतना कहकर वो बात टाल के अंदर चला जाता है। अगले दिन स्वामी के भाई और भाभी अपनी बच्ची के साथ बेंगलोर के लिए निकलते हैं, लेकिन स्वामी उनके साथ मंगला को जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने कल कुछ नहीं कहा था, चुपचाप तुम यहीं रहो घर पे। अब स्वामी के भाई लोग तो चले जाते हैं और इस बात से मंगला दुखी हो जाती है कि मुझे नहीं भेजा, क्योंकि बेचारी दोस्तों जब से स्वामी से शादी हुई है ना उसकी, तब से 3 साल हो गए वो कहीं बाहर नहीं गई। इस पर स्वामी कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस घर में अकेले रहें। ये मौका हमें भला शादी के बाद कहाँ मिला, और मैंने ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि कुछ बातें कहीं नहीं समझी जाती है। और स्वामी की ये बातें सुनकर मंगला भी खुश हो जाती है। इसके बाद स्वामी घर के सभी नौकरों को भी छुट्टी दे देता है। वो कहता है कि तुम सब 4 दिनों के लिए छुट्टी पे जाओ, तुम्हें उन 4 दिनों का पैसा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 दिन के बाद वापस आ जाना पहले की तरह काम पे। इधर ये सब चल रहा होता है, उधर संतोष की माँ उसे ढूंढ रही होती है, जो कि रात से घर नहीं आया था। वो संतोष को हर जगह ढूंढती है, वो यहाँ तक कप्पू से भी पूछती है, क्योंकि स्वामी की वजह से संतोष की कप्पू से भी लड़ाई हो गई थी। तो कप्पू शारदा से कहता है कि मेरी दुश्मनी स्वामी से है, संतोष से नहीं, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा भला, आप चिंता मत करो, आ जाएगा वो। इसके बाद शारदा स्वामी के पास आ जाती है, जो कि शारदा से कहता है कि संतोष से मेरी कल बात हुई थी, उसके बाद से वो फोन नहीं किया, पता नहीं कहाँ है, तुम्हें पता है क्या कुछ? तो स्वामी सिर्फ इतना कहता है कि अगर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप एक काम करिए, कल पुलिस कंप्लेंट लिखवा दीजिए। ये कहकर स्वामी चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि स्वामी के सर्वेंट्स ने कावेरी को रात में जो भी हुआ उसके बारे में सब बता दिया था, कि स्वामी ने यहाँ उस टाइगर को गाड़ा है और हमसे ये खुदवाने का काम करवाया। स्वामी भी वहाँ मौजूद था, जो काफी गुस्से में होता है, और कावेरी उन लोगों से गड्ढा खोदने को कह देती है कि अब दिखाओ जरा अंदर क्या था, जिसके अंदर दोस्तों इनको एक सुअर की लाश मिलती है। तब स्वामी कावेरी से कहता है कि ये सभी कल शराब के नशे में थे, मुझे तब इस बीमार सुअर को मारना पड़ा, क्योंकि उसके रहने से बाकी भी बीमार पड़ रहे थे, और मैंने इन्हीं लोगों से यहाँ पे गड्ढा खुदवाया। ये लोग तो मुझसे और भी पीने के लिए पैसे मांग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया, और फिर सुबह सुबह ये गुस्से में आपको लेकर चले आए। तो कावेरी गुस्से में दोस्तों उन सभी को डांट कर चली जाती है। जिसके जाने के बाद बताऊं स्वामी उनसे क्या कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मुझसे ये दुश्मनी मोल लेकर, और तुम्हें क्या लगा कि मैं इतना पागल हूँ? चलो मैं तुमको बताता हूँ, जिसे तुमने कल दफनाया वो कोई टाइगर नहीं बल्कि इंसानी लाश थी, और उसे मैंने यहीं गाड़ा हुआ है, हिम्मत है तो जाओ और ढूंढ लो। सभी स्वामी की ये बात सुनकर एकदम से शॉक हो जाते हैं। दूसरा दिन होता है और शारदा संतोष की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लग जाती है। तो कावेरी पूछताछ करने के लिए सबसे पहले स्वामी के घर पहुंच जाती है, क्योंकि संतोष ने आखिरी बार स्वामी की पत्नी से ही बात की थी फोन पर। इस पे स्वामी कहता है कि संतोष ने उससे नहीं बल्कि मुझसे बात की थी, क्योंकि मैं फोन रखता नहीं तो मैं अपनी बीवी के फोन से ही बातें करता हूँ सभी से, और मैंने तो संतोष को ये पूछने के लिए कॉल किया था कि कल नाश्ते पे आएगा या नहीं। कावेरी को यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो वो चली जाती है, और उसके जाने के बाद स्वामी मंगला से कहता है
है कि चिंता मत करो, जब पुलिस को कुछ नहीं मिलता तो वो निर्दोष को फंसाने की कोशिश करती है। खैर दोस्तों, इसी के साथ कहानी में एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर आनंद की, जिसे स्वामी ने एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आने के लिए बोला था। अब स्वामी ने आनंद पर एहसान तो बहुत सारे किए थे, तो स्वामी के कहने पर वो तुरंत आ भी जाता है। जिसके बाद वो स्वामी को लेकर शराब पीने के लिए जाता है, और जहाँ से अब वो शराब खरीदने वाला था तो वहाँ पर स्वामी देखता है कि उसके वही 5 सर्वेंट्स खड़े हो रखे हैं, जिन्होंने एक किलर को हायर किया हुआ है स्वामी को मारने के लिए। तो मौका देखकर इन लोगों का हायर किया हुआ वो आदमी स्वामी पे हमला भी करता है, लेकिन स्वामी को मारना इतना आसान थोड़ी है यार, इसलिए स्वामी उसी को बड़े ही आराम से पीट देता है, मानो कि वो पहले से इस हमले के लिए तैयार था। स्वामी तो ये भी समझ गया था कि ये काम इन्हीं 5 का है। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद जब स्वामी आनंद के साथ होता है तो वो आनंद को याद दिलाता है कि कैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी, घूस खिलाकर तुम्हें पुलिस की नौकरी दिलवाई थी और तुम्हें तुम्हारे मन की पोस्टिंग भी दिलवाई, इसीलिए आज समय आ गया है कि तुम अपनी ये नौकरी मेरे लिए इस्तेमाल करो। आनंद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, उसकी टेंशन मत लो, बस ये बताओ करना क्या है। तो स्वामी कहता है कि मैं तुम्हें वक्त आने पे बता दूंगा, बस तुम तैयार रहना। फिलहाल अभी तुम्हारी कल शादी की सालगिरह है, तुम अपनी बीवी के साथ मेरे घर आ जाओ, मंगला सारा खाने का इंतजाम कर देगी। अब स्वामी के कहे अनुसार आनंद अपनी पत्नी के साथ स्वामी के घर पहुंच जाता है, जहाँ आनंद की पत्नी शालिनी मंगला से सवाल पूछती कि मुझे पता है आप स्वामी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें स्वामी में पसंद नहीं है? तो मंगला हंसते हुए कहती है ये ठीक से नहाते नहीं है। और ये बात सुनकर स्वामी मंगला की तरफ बड़े गुस्से में देखता है। ये देखकर शालिनी स्वामी से सवाल करती है कि हमेशा आप गुस्से में क्यों रहते हो? ये बताओ कि आपने भला मंगला से शादी के लिए पूछा कैसे? मतलब आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? अब पहले तो स्वामी उनको नहीं बताना चाह रहा था, पर फिर बाद में शालिनी की जिद करने पर वो अपनी लव स्टोरी बताना शुरू करता है। जब 3 साल पहले इस गांव में एक फ्री मेडिकल कैंप लगा था, जहां लोगों का फ्री चेकअप हो रहा था, वहीं पर स्वामी ने मंगला को पहली बार देखा था और उसे देखते ही मंगला पसंद आ गई थी। और अब स्वामी बस किसी भी तरह मंगला को देखने या उससे मिलने का बहाना निकालता था। मंगला भी स्वामी की तरफ देखकर मुस्कुराती। ये देखकर स्वामी एक दिन मंगला का रास्ता रोककर उससे कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो, तभी तो मुझे देखकर हंसती हो। मैं जब भी अपने लोगों के साथ यहाँ आता हूँ तो तुम मुझे देखती हो। चलो ना, हम शादी कर लेते हैं, तुम अपने परिवार से बात कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। स्वामी इसके बाद मंगला के पिता से मिला और मंगला के पिता ने स्वामी से मिलने के बाद दोनों को शादी करवा दी और आज मंगला स्वामी साथ में है। अब डिनर खत्म होने के बाद जब आनंद और स्वामी घर से बाहर बैठे होते हैं तो वहाँ स्वामी आनंद से बता देता है कि भाई, मैंने संतोष को मार दिया। और ये सुनकर दोस्तों हम भी और आनंद भी एकदम दंग रह जाता है। वो कहता है कि भाई तुमने ऐसा किया क्यों? तब स्वामी कहता है कि संतोष मेरी बीवी को अक्सर छूता रहता था, जब मैं घर में नहीं होता था उसकी मेरी पत्नी पर बुरी नजर थी, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। बाकी मुझे अभी एक और खून करना है और वो है मेरी बीवी का। वो भी कम नहीं थी, वो भी संतोष को पसंद करती थी, इसलिए उसने आज तक इस बारे में मुझे बताया नहीं। ये सुनकर आनंद कहता है कि भाई पहले तो मंगला से बात तो कर लो, क्या ऐसे उसको मार दोगे? और अगर उसने कोई गलती ना की हो तो, और अगर की भी हो तो माफ तो कर ही सकते हो। इतना सुनते ही स्वामी आनंद का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर ऐसा तुम्हारी पत्नी करती तो तुम क्या करते बताओ? और देखो, अब मैं जो भी करूंगा तुम्हें मुझे इन सब में बचाना होगा। अगर पुलिस संतोष के खून के इल्जाम में मुझे पकड़ने आती है तो तुम्हें ये सब संभालना होगा, भूलो मत, तुम्हारे ऊपर मेरे एहसान है। ये सुनकर आनंद कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब ये चाहे सही हो या गलत, क्योंकि यही मौका है तुम्हारे सारे एहसानों को उतारने का। अगले दिन स्वामी के सर्वेंट्स पुलिस स्टेशन जाकर बोल देते हैं कि स्वामी ने ही संतोष को मारा। इस बात पे कावेरी उनका विश्वास नहीं करती, लेकिन उन्होंने लिखित कंप्लेंट दी थी तो वो उनसे कहती कि देखो, बिना किसी सबूत के मैं उस पर उंगली नहीं उठा सकती। बाकी अभी तक संतोष की बॉडी नहीं मिली है। इसके बाद दोस्तों कावेरी उन लोगों को वहां से जाने के लिए कह देती है। साथ ही इस बारे में वो अपने कांस्टेबल से बात करती है। कांस्टेबल बोलता है कि 20 साल पहले स्वामी के पिता भी ऐसे ही मारे गए थे और तब मुझे भी बहुत अजीब लगा था, लेकिन एसआई ने ये केस ऐसा कहकर बंद कर दिया कि वीरा स्वामी शिकार पर गए थे और उन्हें अपनी गन की गोली लग गई, जिससे उनकी मौत हो गई। उस वक्त इन 5 लोगों में से 3 वीरा स्वामी के साथ थे और एक और आदमी था जिसने वीरा स्वामी के मरने के बाद काम छोड़ दिया। मुझे लगता है कि वीरा स्वामी और संतोष की मौत, साथ ही इन 5 से स्वामी की दुश्मनी, इन सबका कुछ तो लिंक है। कांस्टेबल की बात मानकर कावेरी सुंदरम से मिलने जाती है, जो कि अब स्वामी के यहाँ काम नहीं करता। तो सुंदरम कावेरी को बताता है कि वीरा स्वामी को शिकार का शौक था और वो जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए जाता था, जिस दौरान वहाँ मैं भी था। हम सभी अलग अलग दिशा में गए हुए थे और फिर अचानक से गोली चलने की आवाज आई। जब हमने आकर देखा तो वीरा स्वामी की लाश जमीन पर गिरी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। मैंने उसके बाद वहाँ इसीलिए काम छोड़ दिया क्योंकि वीरा स्वामी की मौत के बाद विश्वनाथ हम पर हद से ज्यादा हुक्म चलाने लग गया। विश्वनाथ दोस्तों शारदा का पति था और संतोष का पिता। विश्वनाथ की मौत उसके 1 साल के बाद हुई। उसकी लाश एक तालाब में पड़ी हुई मिली। लोगों को लगा कि नशे में रात के अंधेरे में वो गिर गया होगा तालाब में और उसकी मौत हो गई। अब कावेरी के पूछने पर सुंदरम बताता है कि जब वीरा स्वामी की मौत हुई तो स्वामी उस समय 17 साल का था। वो हमेशा अपने पिता के पास ही रहता था, खास करके जब वो शिकार पर जाते। स्वामी के भाई ने ही आनंद और संतोष की पढ़ाई करवाई। बाकी विश्वनाथ की मौत के बाद शारदा ने भी वहाँ काम करना छोड़ दिया। कावेरी इसके बाद उन सर्वेंट से पूछती है
कि आखिर इन सब के पीछे सच्चाई क्या है, जिस पर वो कुछ नहीं कहते। तो कावेरी उनसे कहती कि इसका मतलब तुमने विश्वनाथ को मारा है, क्योंकि विश्वनाथ से तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी और मैंने इस केस फाइल को रीओपन कर दिया है। अभी सुनते ही वो लोग डर जाते हैं और बता देते हैं कि असल में शारदा और वीरा स्वामी के बीच नाजायज रिश्ता था, जिसके बारे में विश्वनाथ को पता था, क्योंकि वीरा स्वामी ने शारदा से एक बार बोला था कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे दे देगा। अब वीरा स्वामी की जो पत्नी थी वो खुद तो बीमार रहती थी, तो वो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी। लेकिन वीरा स्वामी की मौत के बाद विश्वनाथ हम सब पर मालिक की तरह रौब जमाने लग गया, क्योंकि उसे लगा कि अब वीरा स्वामी की आधी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। क्योंकि वीरा स्वामी ने शारदा को कहा था ना, तुम्हें आधी प्रॉपर्टी दूंगा अपनी, और शारदा किसकी पत्नी है? विश्वनाथ की। आगे ये लोग बताते हैं कि फिर हमारी उससे लड़ाई हो गई। कावेरी इस चीज को शारदा से भी पूछती है, तो शारदा कहती है हाँ ये सच है, मैंने वीरा स्वामी को वो सब दिया जो उसे अपनी पत्नी से मिलना चाहिए था, इसलिए स्वामी और उसके बड़े भाई ने मुझे काम पर आने से मना कर दिया, और ये सब विश्वनाथ की मौत के बाद हुआ था, मतलब मेरा वहाँ छोड़ना। कावेरी यहाँ संतोष को ढूंढने में लगी थी और इस तरफ स्वामी अपनी पत्नी को मारने की सोच रहा होता है, जिससे पहले आनंद रोक लेता है। आनंद उसको समझाता है कि देखो तुम्हें ये बड़े धैर्य से करना होगा, इस तरह गुस्से में नहीं, हमें पहले प्लान करना होगा। अब आनंद के जाने के बाद जब स्वामी अपने घर में पत्नी के साथ होता है तो उसके सर्वेंट्स आकर उस पर गोली चला देते हैं, जिससे स्वामी किसी तरह बचता है और अपनी राइफल लेकर उनकी तरफ फायर करते हुए उनके पीछे पीछे भागता है। लेकिन ये सब उनकी चाल थी दोस्तों, स्वामी को अपने पीछे भगाने की, क्योंकि वहाँ जंगल में पहुंचने के बाद कप्पू के लोग स्वामी को घेर लेते हैं, मतलब स्वामी के सर्वेंट्स कप्पू से मिल गए थे। ये देखने के बाद भी स्वामी नहीं घबराता और वो सभी को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। बाकी जब वो कप्पू से लड़ रहा होता है तब वहाँ पे आनंद आकर स्वामी को बचा लेता है, क्योंकि वहाँ पे काफी लोग थे और स्वामी बिल्कुल अकेला। आनंद के हवा में गोली चलाने की वजह से सभी भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वो पुलिस वाला था। इसी बीच स्वामी के उन सर्वेंट्स में से एक को याद आ जाता है कि पहली बार जब उन्होंने टाइगर को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा था तो वो गहरा था, मगर जब दूसरी बार उन्हें वो सुअर मिला तो वो कम गहराई में था, मतलब स्वामी ने वो लाश वहीं गाड़ी हुई थी, बस हमने गड्ढा कम खोदा। फिर क्या था दोस्तों, ये चीज कावेरी से बताई जाती है और कावेरी उस जगह पर फिर से खुदाई करवाती है, जिसके बाद वहाँ से इनको संतोष की लाश बरामद हो जाती है। इस दौरान उस जगह पे आनंद भी मौजूद होता है, जो कि स्वामी से कहता है कि तुम कुछ ना बोलना, मैं कावेरी से बात करता हूँ। संतोष की माँ शारदा वहाँ पे खड़ी रो रही होती है और स्वामी के सर्वेंट्स को लग रहा होता है कि बस अब पुलिस स्वामी को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन आनंद कावेरी से कहता है कि आप एक रिपोर्ट बनाओ कि संतोष और इन लोगों के बीच उस रात आपस में किसी बात को लेकर बहस हो गई। ये लोग नशे में थे तो इन्होंने संतोष को मारकर यहाँ दफना दिया और पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि स्वामी ने इसको दफनाया है, ताकि स्वामी पर इल्जाम आ जाए और ये लोग बच जाएं। आगे आनंद ये भी कहता है कि कावेरी जी, आपको मनपसंद पोस्टिंग या प्रमोशन चाहिए तो मैं दिला दूंगा, बाकी आप बस इस केस को रफा दफा करो। यहाँ दोस्तों हमें लगता है कि कावेरी आनंद की बात नहीं मानेगी, लेकिन ये क्या, वो यहाँ उन पांचों को अरेस्ट कर लेती है और साथ ही थाने में लेके जाती है। इन पांचों को समझ आ गया था कि स्वामी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। अब इनका काम तो हो चुका था, तो अब स्वामी जाता है मंगला को मारकर अपना आखिरी काम निपटाने। लेकिन मंगला उल्टा स्वामी से कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है, सुनोगे? वो कहती है कि संतोष की मौत से आप दुखी होंगे, लेकिन जानते हैं संतोष बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं था, वो मुझे अक्सर गलत तरीके से टच करता था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैंने उसको थप्पड़ मारकर कहा कि मैं अपने पति को सब बता दूंगी, तो उसने कहा कि जा बता दे। मैं फिर भी ये सब सहती रही, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आप उसे मार देंगे। मैं नहीं चाहती थी कि दो बचपन के दोस्तों में मेरी वजह से झगड़ा हो जाए, इसलिए बस मैं चुप रही। मगर अब संतोष मर चुका है तो मैंने सोचा आपको बता दूं। यहाँ स्वामी को एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी को मारकर गलत करने वाला था। खराबी उसकी पत्नी के चरित्र में नहीं बल्कि संतोष के चरित्र में थी। यहाँ स्वामी मंगला से रिवील कर देता है कि उसने ही संतोष की जान ली है और वो गलत फहमी में उसकी भी जान लेने वाला था। वो कहता है कि मैंने संतोष को मारकर उसके हाथ पैर काट कर उसे एक बैग में फिट कर दिया। स्वामी मंगला से कहता है कि देखो, मेरी माँ बहुत ही बीमार रहती थी और संतोष की माँ मेरे पिता के साथ सोती थी, इसीलिए मैंने अपने पिता की गन के साथ छेड़छाड़ की। वो बंदूक पुरानी थी, आगे बारूद भरने वाली, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी गोली आगे चलने के बजाय पीछे चली जाती थी। बस मैंने उस तरह अपने पिता को सबक सिखाया। उनके जाने के बाद संतोष के पिता विश्वनाथ ने खुद को यहाँ का मालिक समझ लिया, क्योंकि मेरे पिता ने उसकी पत्नी शारदा से वादा किया था आधी प्रॉपर्टी देने का, तो उन्हें आधी प्रॉपर्टी चाहिए थी। विश्वनाथ ने जब हद कर दी तो मैंने उसको भी मार डाला और फिर मैंने शारदा को अपने घर से बाहर कर दिया, क्योंकि कुत्तों की जगह घर से बाहर ही होती है, घर में नहीं। अब बस एक ही इंसान ऐसा बचा है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। एक काम करो, कप्पू को कॉल करो और उससे बोलो कि मैं आज अपना हिसाब बराबर करने के लिए आ रहा हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खाना बनाओ। फिर क्या था दोस्तों, स्वामी अपनी पत्नी के बारे में आनंद को बताता है कि वो तो अच्छी है, तो आनंद भी उससे कहता है कि संतोष की मौत का दोष उन पांचों को दिया जाएगा। FIR के बाद चार्जशीट जल्दी बन जाएगी, टेंशन मत लो। आनंद ने अपना काम कर दिया था और वो खुश था कि स्वामी और मंगला अब अच्छे से रहेंगे। बस अब इसके बाद सीधा स्वामी अपने आखिरी दुश्मन कप्पू के इलाके में घुसकर उन सभी लोगों को मार देता है और फिर वो कप्पू को भी बहुत बुरी तरह मारता है। दरअसल कप्पू और स्वामी बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन कप्पू ने स्वामी से बोला कि तुम्हारी बीवी बहुत ही सुंदर है भाई, उसे अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
मैं क्या कोई भी। और ये कहते स्वामी ने कप्पू का गला पकड़ लिया और अब इनकी दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल कावेरी से बताता है कि सुनो, स्वामी ने कप्पू को बहुत मारा, चलिए उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो कावेरी कहती है कि स्वामी ने पहले अपने पिता को मारा, फिर विश्वनाथ की जान ली, अब संतोष की, और अब कप्पू को बुरी तरह मारा है। अब एक आखिरी बचा हुआ है और स्वामी कल सुबह तक मंगला को भी मार देगा। चिंता मत करो, मुझे सब पता है, बस मैं तुम्हारे कहने पर सही समय का इंतजार कर रही हूँ। इसी के साथ दोस्तों हमें स्वामी को दिखाया जाता है जो घर पहुंच चुका है, जहाँ मंगला उसे बढ़िया सा खाना बनाकर खिलाती है। फिर स्वामी को आनंद का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद वो चला जाता है सोने। मगर कुछ ही देर के बाद स्वामी की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। स्वामी मंगला को आवाज लगाता है, जो कि घबराई भी स्वामी के पास आती है, लेकिन अगले ही पल उसके हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं, क्योंकि मंगला ने ही स्वामी को खाने में जहर दे दिया था और अगले 15 मिनट में स्वामी की मौत हो जाएगी। जब ये चीज मंगला स्वामी को बताती है ना, तो स्वामी उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसके अंदर अब दम नहीं बचा था, तो मंगला खुद को छुड़ा लेती है। तब वो स्वामी से बताती है कि मैं खुद संतोष को पसंद करती थी, वो भी आज से नहीं बल्कि स्कूल के दिनों से। वो थोड़ा शर्मिला था, इसलिए वो कभी मुझसे आकर बात नहीं कर पाया, लेकिन तुमने सोचा कि मैं तुमको देखकर हंसती थी और सीधा मुझे अपना ऑर्डर दे दिया कि शादी कर लो मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। अरे मैं तुम्हें देखकर नहीं बल्कि संतोष को देखकर हंसती थी, लेकिन तुम्हें तो बस मेरा शरीर चाहिए था। तुमने मेरे पिता को धमकी देकर इस शादी के लिए राजी कर दिया। मैं आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन तुमने मुझे मार कर ये सब छुड़वा दिया। मैं फंस चुकी थी, दम घुट रहा था मेरा यहाँ। बस जब फोन पर मेरी बात संतोष से होती थी तो मुझे सुकून मिलता था। उसने भी एक दिन मुझे फोन पे अपने दिल की बात बता दी। हम दोनों यहाँ से भागने वाले थे, मगर तुमने उसे मार दिया। जब तुम उसका गला काट कर मार रहे थे ना, उससे पहले वो मुझसे बात कर रहा था और फोन ऑन होने की वजह से मैंने सब सुन लिया था। फिर तुमने मुझे खून में रंगी हुई शर्ट दी जिसमें संतोष का खून लगा हुआ था। ये जानकर मैं बहुत ज्यादा रोई, तुम्हें पता है। तुमने मुझे यहाँ कैद करके रख लिया था। क्या मैंने पढ़ाई तुम्हारे लिए की थी कि तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊं पिलाऊं? मेरी जिंदगी क्या तुम्हारी थी? जब तुम मुझे छूते थे ना तो मुझे खुद से घिन आती थी। तुम्हारे शरीर से हमेशा अजीब सी बदबू आती है। इनफैक्ट मैं हर तरफ से तुम्हें नफरत करती थी। स्वामी ये सब सुनने के बाद राइफल से मंगला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी और यहाँ मंगला स्वामी से वो राइफल छीन लेती है और फिर स्वामी वहाँ से बाहर भाग आता है। ये वही गन थी दोस्तों जिससे स्वामी ने अपने पिता की जान ली थी। मंगला गन में बारूद भरकर स्वामी के पीछे जाती है, जो कि खुद को उस कमरे में बंद कर लेता है जहाँ उसके सभी राज मौजूद थे। मंगला दरवाजे में लात मारकर अंदर घुसती और वहाँ देखती है दीवारों पर स्वामी ने वो सब कुछ बनाया हुआ है जो भी उसने अब तक पाप किए और जिन भी लोगों को मारा। यहाँ मंगला स्वामी को आखिर में मार देती है गोली। जिसके बाद सुबह हम पुलिस को देखते हैं, मतलब कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है। स्वामी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने खुद को गोली मारी हो। मंगला पुलिस को बयान देती है कि स्वामी कल काफी टेंशन में था, खाना खाकर वो सोया तो अच्छे से था, पर जब मैं सुबह उठी तो ये देखा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कावेरी जब शारदा से मिली थी तो उसने शारदा से बोला कि स्वामी अपने खिलाफ सारे सबूत मिटवा देगा और अगर कोई उसके खिलाफ बयान भी देगा तो वो उसे मार डालेगा। इसीलिए हमें स्वामी को सजा दूसरे तरीके से देनी होगी। बस मैं आपसे जो बोलती हूँ आप वो करो, तभी आप संतोष और विश्वनाथ का बदला उससे ले पाओगी। इसके बाद स्वामी के जिगरी दोस्त ने यही चीज कावेरी से बोली कि असल में बचपन से आनंद और संतोष बहुत ही अच्छे दोस्त थे। स्वामी तो उनसे थोड़ा बहुत चिढ़ता भी था। बाकी दोनों को स्वामी के भाई ने पढ़ाया लिखाया था, स्वामी ने नहीं। उसने बस अपनी हवा बनाकर रखी हुई थी हर जगह। वो ना तो अच्छा पति बन पाया ना ही अच्छा दोस्त। आनंद ने दोस्तों कावेरी से वादा किया था कि वो सही समय आने पर कावेरी का साथ देगा। बाकी रही बात मंगला की, तो खुद शारदा ने उससे जाकर बात की थी। शारदा ने मंगला से कहा था, देखो अगर तुमने अभी हिम्मत नहीं की तो तुम हमेशा यहीं पे कैद रह जाओगी। इसमें पुलिस खुद तुम्हारे साथ है, तुम ही हो जो ये काम कर सकती हो, नहीं तो स्वामी तुम्हें एक दिन खुद ही मार डालेगा। तभी मंगला ने स्वामी को संतोष के बारे में वो झूठ बोला ताकि वो उसे ना मारे। उसने झूठ कहा था ना कि संतोष मुझे छेड़ता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, वही वाली बात। आनंद कावेरी को बयान देता है कि स्वामी ने जब से संतोष की जान ली तब से वो पछता रहा था कि उसने अपने जिगरी दोस्त की जान ले ली। उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन तब मैंने उसे बचा लिया। हालांकि आखिरकार उसने खुद को मार ही दिया गिल्ट में। बाकी शारदा बयान देती है कि मैं अपने बेटे के हत्यारे की मौत से खुश हूँ, उसने जैसा किया था उसके साथ वही हुआ। ये सारे बयान कावेरी ने इन लोगों से बोलने के लिए कहे थे ताकि ये लोग दिखा सके कि स्वामी ने खुद की जान ली है। मतलब सब प्लान था दोस्तों, पब्लिक के सामने ये बताने का, इसको नेचुरल डेथ बनाने का। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह से कावेरी अपना काम पूरा कर लेती है। इसी के साथ कहानी भी खत्म होती है यहाँ पे। अच्छे ट्विस्ट थे कहानी में। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।